बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो एक बूढ़ा था, बहुत कमजोर। एक कमरे से दूसरे कमरे में भी जाना होता तो बैसाखी के सहारे जाया करता। इसके बावजूद मुआशरे में इसकी एक अहमियत थी। वो एक बड़ा जासूसी नावल नगार था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल दुआ वॉइस को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। इसके नावलों का बेचैनी से इंतजार किया जाता, हाथों हाथ फरखोत हो जाते थे। इसको मुआवजा भी इतना मिलता था जिसका दूसरे राइटर तसव्वुर ही कर सकते हैं। लेकिन वो एक तन्हा इंसान था। इसने एक घर बना लिया था। इसका घर भी एक शाहकार था। घर तो कोई इतना आलीशान नहीं था, लेकिन इसकी लोकेशन बहुत अच्छी थी। एक तरफ छोटी पहाड़ियां थी। घर के सामने एक पार्क था। पार्क से फासले पर एक कॉलोनी बनी हुई थी। इसकी जरूरियात इसी कॉलोनी से पूरी होती थी। इसकी मकबूलियत का ये हाल था कि हर पब्लिशर की ख्वाहिश होती कि करार का नावल इसके अदारे से शाया हो। इसने किसी जमाने में शायरी भी की थी। करार इसका तखल्लुस था। फिर ये हुआ कि लोग इसका असल नाम फरामोश करके वो सबके लिए करार होकर रह गया। वो अपने वक्त का बादशाह कहलाता था। इसके नावलों के किरदार चलते फिरते महसूस होते। आज इसे किसी को इंटरव्यू देना था। हालांकि वो इंटरव्यू वगैरह से दूर ही रहा करता, लेकिन इस लड़की ने फोन पर इतनी बेताबी ज़ाहिर की थी कि करार ने इसे वक्त दे ही दिया था। वो अपनी व्हील चेयर पर बैठा इसी का इंतजार कर रहा था। वो अभी नहीं आई थी। इस लड़की ने अपना नाम आलिया बताया था। दरवाजे की घंटी बजी। इसने अपनी व्हील चेयर दरवाजे की तरफ धकेलनी शुरू कर दी। पहले तो इसे बहुत परेशानी होती थी, लेकिन अब आदत हो गई थी। दरवाजे के लॉक भी इसकी सहूलत के लिए नीचे लगाए गए थे ताकि वो व्हील चेयर पर बैठकर हाथ बढ़ाकर लॉक खोल सके। इसने दरवाजा खोला। एक जवान और खूबसूरत सी लड़की अपने शाने पर एक बैग लटकाए खड़ी थी। इसने अपना तारुफ करवाया, मैं आलिया खुर्शीद हूँ। करार गहरी और चुभती हुई निगाहों से इसकी तरफ देखता रहा, फिर खुशक लहजे में बोला, बीबी मुझे इंतजार पसंद नहीं, मैं बीमार आदमी हूँ, तुम पूरे 40 मिनट देर से आई हो। सॉरी सर, आलिया जल्दी से बोली, इस तरफ की सारी सड़कें खुदी हुई हैं। बड़ी मुश्किलों से एक लंबा चक्कर काटकर आप तक पहुंची हूँ, चलो अंदर आ जाओ। इसने अपनी व्हील चेयर एक तरफ खसका ली। आलिया अंदर आ गई। ये एक सलीके का ड्राइंग रूम था। फर्नीचर अगरचा बहुत कम था, लेकिन जो भी था बहुत तरीके का था। कमरे में 2 अलमारियां थी जिनमें किताबें भरी हुई थी। आलिया इधर उधर देखने लगी। बैठ जाओ, करार ने एक सोफे की तरफ इशारा किया। आलिया सोफे पर बैठ गई। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, जबकि मैं जानती थी कि आप इंटरव्यू नहीं देते, लेकिन आपने मेरी दरख्वास्त कबूल कर ली। हाँ ऐसा ही है, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता, अपने काम से काम रखता हूँ। वैसे भी एक बीमार इंसान हूँ, ना जाने जिंदगी की डोर कब टूट जाए और ये कहानी खत्म हो जाए। करार साहब खुदा आपको जिंदा रखे। आप जैसे लिखने वाले हमारे यहाँ बहुत कम हैं। बीबी ये सब ख्वाहिशें हो सकती हैं, दुआ हो सकती है, लेकिन होता वही है जो लिख दिया जाता है। इसी दौरान में इस पर खांसी का दौरा पड़ा। आलिया ने जल्दी से गिलास में पानी डालकर करार को दिया। करार ने पानी पिया, सुकून का सांस लेके कुछ करार में आ गया। आप इस घर में अकेले हैं? आलिया ने पूछा। नहीं बीबी, अब इतना भी अकेला नहीं हूँ। पुरानी यादें मेरे साथ हैं और गुजरे दिनों की परछाइयां हैं। जब शाम ढल जाती है तो गुजरे दिनों के साए हर तरफ से निकल निकल कर मेरे पास आने लगते हैं। वो लोग जो कभी मेरे साथ हुआ करते थे वो मेरा दिल बहलाते हैं। तुम मुझे बस 2 मिनट देना, मैं अच्छी तरह खुद को संभाल लूं, फिर तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। हाँ जरूर, मुझे कोई इतनी जल्दी नहीं है। मैं कहकर आई हूँ कि करार साहब के पास मुझे देर हो सकती है। करार इसकी तरफ देखता रहा। एक बार फिर इस पर खांसी का दौरा पड़ा। इसने मेज पर रखा हुआ पानी का गिलास उठा लिया। कुछ देर बाद जब इसकी हालत कुछ संभल गई तो इसने आलिया के सवाल का जवाब दिया। हाँ बीबी, मैं अकेला हूँ। बीवी की मौत के बाद तन्हाई मेरे साथ रह
गई है। एक बेटी है जो अपने शौहर के साथ मुल्क से बाहर है। खुदा इसे खुश रखे। आपके दिन रात कैसे गुजरते हैं? मेरा मतलब है कि खाना वगैरह कैसे होता है? एक मुलाजमा है जो बेचारी सुबह आकर खाना बना जाती है, नाश्ता दे जाती है, बस इसी तरह गुजर रही है। करार ने कहा, इसके अलावा किताबें तन्हा रहने का मौका ही नहीं देती, हर दम मेरे साथ रहती हैं। माफ कीजिएगा, क्या मैं आपकी जाती जिंदगी के बारे में कुछ और जान सकती हूँ? आलिया ने पूछा। बीबी, मुझे अपनी यादों को आवाज देनी होगी, करार ने कहा, और अब मैं इस मरहले पर हूँ कि अपनी याददाश्त दोहराना नहीं चाहता। बस एक सवाल का और जवाब दे दें। चलो पूछो, आप मरते हुए लोगों की इतनी खूबसूरत जज़ियात नगारी किस तरह कर लेते हैं? ऐसा लगता है जैसे करतार आपके सामने ही दम तोड़ रहा हो। वो मुस्कुरा दिया। बीबी, यही तो वो फन है जिसने मुझे दूसरों से मुमताज कर दिया है। इस घर से कुछ फासले पर सुल्तान का फ्लैट था। जूबी नाम था इसकी बीवी का। दोनों मियाँ बीवी ने अपनी जिंदगी की राह बिल्कुल मुख्तलिफ रखी थी। ये राह जराइम की थी। इब्तिदा में तो सिर्फ सुल्तान इस राह का मुसाफिर था, लेकिन अब जूबी भी हर मुहाज पर इसका साथ देने लगी थी। सुल्तान एक खबर लेकर आया था। ऐसी खबर बहुत दिनों के बाद मिली थी। इन दोनों ने अपना तरीकेकार बदल दिया था। पहले वो धड़ल्ले से लोगों को असला दिखाकर लूट लिया करते थे, लेकिन अब इसमें खतरात ज्यादा हो गए थे। अब वो रैखी करके वारदात करते थे। किसी भी ऐसे घर में दाखिल होते जहां एक दो अफराद हों, इनको असला दिखाकर जेर कर लेना कोई मुश्किल नहीं होता था। फिर वो आराम से अपना काम करके इस घर से निकल आते। अब सुल्तान एक राइटर के घर की खबर लेकर आया था। अरे, इन लिखने वालों के पास होता ही क्या है जो तुमने प्लानिंग कर ली है? जूबी ने कहा, इसके पास बहुत कुछ है। मैं इसकी पूरी मालूमात लेकर आया हूँ। 2 दिनों तक रैकी की है। वो एक बहुत मशहूर राइटर है, जासूसी नावल नगार है। क्या शानदार घर है, तुम भी इसे देखकर हैरान रह जाओगी। लाखों की आमदनी है इसकी, और एक बात सबसे अच्छी ये है कि वो अपने मकान में अकेला ही रहता है। कोई मुलाजिम भी नहीं है इसके पास? नहीं, इसके पास कोई मुलाजिम भी नहीं है। एक मुलाजमा है जो सुबह आकर काम करती है और चली जाती है। इसके बाद इस घर में सन्नाटा हो जाता है। कमाल है, जूबी ने कहा। अब एक बात और सुन लो, ये भी बहुत मजे की बात है। वो अपाहज है, मुकम्मल अपाहज, सुल्तान ने बताया। व्हील चेयर पर घूमता है। अब खुद देख लो, हमारा काम कितना आसान हो गया है। ये तो है जूबी, इतना आसान टारगेट हमें पहले कभी नहीं मिला होगा। करना क्या है, कुछ खास नहीं। इसका मकान आबादी से कुछ फासले पर है। इस तरफ लोगों का आना जाना भी कम होता है। इसके घर से रास्ता चरना आइलैंड की तरफ जाया करता है। शौकीन लोग स्कूबा डाइविंग के लिए इसी तरफ जाते हैं। हम भी ये कह सकते हैं कि हम तफरीह के लिए निकले थे। रास्ते में इस घर के पास हमारी गाड़ी खराब हो गई। हम मियाँ बीवी हैं, वो हमें पनाह दे देगा और हम रात में इस घर का सफाया कर जाएंगे। अगर इसकी आंख खुल गई तो क्या होगा? जूबी ने पूछा। होना क्या, बेबसी से हाथ पांव मारता रह जाएगा। क्या कर सकेगा? एक मुकम्मल अपाहज इंसान हमारा क्या बिगाड़ सकता है? देख लो, ऐसा मौका शायद दोबारा ना मिले। फर्ज करो इसके घर से कुछ ना मिला तो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बहुत कुछ है इस बूढ़े के पास। तुम जानती हो कि मैं कच्चा काम नहीं करता, पूरी इन्फॉर्मेशन होती है मेरे पास, तब जाकर हाथ डालता हूँ। ये तो है, जूबी ने इकरार किया। मैंने तुम्हें कभी नाकाम होते नहीं देखा। मैंने अपने उस्ताद से एक बात सीखी है कि इस काम में जल्दबाजी नहीं करते, बहुत सुकून से काम करते हैं और छोरापन नहीं दिखाते। मेरे बहुत से जानने वाले इसी चक्कर में पकड़े गए हैं कि इधर इनके हाथ लंबी रकम लगी, उधर उन्होंने अय्याशी शुरू कर दी। शॉपिंग, होटलिंग, बाहर जाकर अय्याशी। इसीलिए वो नजरों में आ जाते हैं और डर लिए जाते हैं। बहुत सब्र से काम लेना पड़ता है। हमें भी ऐसा ही करना होगा। हम अभी तक इसी पॉलिसी की वजह से बचे हुए हैं। अरे बाबा, मैं तुम्हारी इन्हीं सलाहतों पर आशिक हुई हूँ, जूबी ने कहा। अब ये बताओ, हमें तैयारी क्या करनी होगी? किस बात की तैयारी? बस चल देना है, कामयाबी तो होनी ही है। दूसरे दिन इनकी गाड़ी इसी मुसन्नफ के मकान के सामने खराब हो गई।
زوبی اس علاقے کی لوکیشن کو دیکھ کر متاثر ہو گئی تھی. کمال ہے، اس بوڑھے نے کیسی جگہ گھر بنایا ہے، اور گھر بھی کتنا خوبصورت ہے، آئیڈیل لوکیشن ہے. سلطان نے کہا یہ اور بات ہے کہ ہم اس گھر سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، میرا مطلب ہے کہ ہم یہاں رہ نہیں سکتے. ویسے بھی اس ویرانے میں کم سے کم میں تو نہیں رہ سکتی. زوبی نے کہا چلو چل کر گھر کی گھنٹی بجاتے ہیں. سلطان نے کہا آس پاس بھی کوئی دکھائی نہیں دے رہا. دونوں نے گاڑی ایک طرف کھڑی کر دی تھی. دروازہ بند تھا، گھنٹی دروازے کے ساتھ ہی تھی. اس کے برابر میں ایک نوٹ لکھا ہوا تھا، برائے کرم گھنٹی بجانے کے بعد کچھ دیر انتظار کریں، میں ایک معذور انسان ہوں، مجھے دروازے تک آنے میں دیر لگتی ہے. دونوں نے معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. سلطان نے گھنٹی دبا دی. دونوں ہدایت کے مطابق انتظار کرنے لگے. دروازہ 5 منٹ کے بعد کھلا تھا. وہ ایک معذور انسان تھا جو اپنی ویل چیئر پر بیٹھا تھا. اس نے سوالیہ نگاہوں سے ان دونوں کی طرف دیکھا. معاف کیجیے گا، زوبی نے کہا، ہم دونوں میاں بیوی ہیں. ہم پکنک کے ارادے سے چرنا آئی لینڈ کی طرف جا رہے تھے کہ ہماری گاڑی خراب ہو گئی. قرار کچھ نہ بولا. وہ گہری نگاہوں سے ان دونوں کی طرف دیکھتا رہا. رات بھی ہوتی جا رہی ہے. سلطان نے کہا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں. آپ کا گھر دکھائی دے گیا، ہم نے گھنٹی بجا دی، اب کیا چاہتے ہو؟ قرار نے پوچھا. بس ایک رات کی پناہ. زوبی نے کہا ہم صبح ہوتے ہی یہاں سے چلے جائیں گے. میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی کہ صبح ہوتے ہی تم کو بھگا دوں گا. قرار نے مسکراتے ہوئے کہا آؤ اندر آ جاؤ، ہمارے مہمان ہو اب تم. اس نے اپنی ویل چیئر ایک طرف ہٹا لی تھی. دونوں اندر آ کے قرار نے دروازہ بند کر دیا. گھر کی سجاوٹ نے دونوں کو حیران کر دیا تھا. بہت ہی شاندار سجاوٹ تھی. قرار عجیب نگاہوں سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا. زوبی نے اعتراف کیا جناب آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے. ہاں یہ میرے ذوق کے عین مطابق ہے. قرار فخریہ طور پر بولا میں ایک رائٹر ہوں، اس گھر کی سجاوٹ میں نے اپنے طور پر کروائی ہے. بالکل جناب، ایک رائٹر کے گھر کو ایسا ہی ہونا چاہیے. سلطان نے کہا جناب آپ کیا لکھتے ہیں؟ زوبی نے پوچھا. کہانیاں، جاسوسی انداز کی کہانیاں. قرار نام ہے میرا. ارے آپ قرار صاحب ہیں؟ زوبی نے مصنوعی حیرت ظاہر کی. میں تو آپ کی بہت سی کتابیں پڑھ چکی ہوں. قرار مسکرا دیا. بیٹھ جاؤ تم دونوں. قرار نے کہا معاف کرنا میں تم دونوں سے بڑا ہوں، اسی لیے تم کہہ کر مخاطب کر رہا ہوں، برا نہ ماننا. ارے نہیں جناب مجھے تو اچھا لگا ہے. زوبی نے کہا اپنائیت کا احساس ہوا ہے. دونوں صوفے پر بیٹھ گئے. قرار اپنی ویل چیئر پر ہی بیٹھا رہا. کیا آپ اکیلے رہتے ہیں؟ زوبی نے پوچھا. اکیلا تو نہیں، بہت سے لوگ ہیں میرے ساتھ، اس نے بتایا، لیکن وہ سب میری یادوں میں ہیں. جب مجھے تنہائی زیادہ محسوس ہوتی ہے تو میں انہیں اپنی یادوں سے باہر نکال کر ان سے باتیں کرنے لگتا ہوں. بہت باحوصلہ آدمی ہیں آپ. میں اپنا سارا کام خود ہی کرتا ہوں. وہ بتا رہا تھا ایک ملازمہ آتی ہے جو اپنا کام کر کے دن میں چلی جاتی ہے، اس کے بعد میں ہوتا ہوں اور میری یادیں یا پھر قلم کاغذ. ارے میں نے تو تم دونوں کو چائے کا پوچھا ہی نہیں. میں چائے لے کر آتا ہوں. مجھے بتائیے میں چائے بنا دیتی ہوں. زوبی نے کہا بہت شکریہ تمہارا، لیکن اس قسم کا کام میں خود ہی کرتا ہوں. جس دن میں نے محسوس کر لیا کہ میں اپاہج ہوں اسی دن میں قبر میں چلا جاؤں گا. ابھی میں بہت کچھ کر سکتا ہوں. تم دونوں بیٹھو میں ابھی آیا. قرار اپنی ویل چیئر دھکیلتا ہوا کچن کی طرف چلا گیا. یہ تو واقعی بہت کمال کا آدمی ہے. زوبی نے سرگوشی کی. ہاں میں نے جیسا سنا تھا یہ ویسا ہی ہے، مہمان نواز بھی ہے، لیکن ہم اس کی مہمان نوازی صرف ایک رات کے لیے دیکھ سکیں گے. کل صبح یہاں سے چلے جانا ہے اور کم سے کم 1 سال تک چرنا آئی لینڈ کی طرف نہیں آنا ہے. زوبی ہنس دی. سلطان کو اس کی ہنسی بہت پسند تھی. ایسا لگتا تھا جیسے گھنٹیاں سی بج رہی ہوں. کچھ دیر بعد قرار ایک ٹرالی گھسیٹتا ہوا کمرے میں داخل ہوا. اس نے ٹرالی کو اس طرح اپنی ویل چیئر کے آگے لگا رکھا تھا کہ اسے گھسیٹنے میں کوئی دشواری نہیں ہو رہی تھی. میں اسی طرح اپنے سارے کام کرتا ہوں. اقرار نے کہا اس ٹرالی میں چائے کے ساتھ کھانے پینے کی بھی چیزیں تھی. آپ نے اتنا تکلف کیوں کیا؟ سلطان نے کہا ارے کوئی تکلیف نہیں، یہ تو عام سی بات ہے. اقرار نے کہا چائے میں بنا دیتی ہوں. زوبی نے کہا لیکن میرے لیے مت بنانا،
तुमने जिस वक्त घंटी बजाई थी उस वक्त मैं चाय ही पी रहा था। ज़ुबी ने 2 कप बनाकर एक अपने लिए रख ली, दूसरी सुल्तान के हवाले कर दी। दोनों केक के साथ चाय पीने लगे। जनाब, मैंने आपकी कई किताबें पढ़ी हैं, ज़ुबी ने कहा। क्या जबरदस्त लिखते हैं आप, खास तौर पर मरते हुए लोगों के तासरात लिखने में आपका कोई जवाब नहीं। ठीक कहती हो तुम, बहुत से लोग मुझसे यही सवाल करते हैं। अब मैं क्या कहूँ, कितनों को जवाब दूं? बस ये समझ लो कि आदत सी हो गई है। आपकी ये आदत भी कमाल की है, सुल्तान हंसते हुए कहा। हाँ, बहुत गैर मामूली है, करार ने कहा। लिखने वाले तो बहुत हैं, मैंने एक मुख्तलिफ राह अपनाई है, इसीलिए कामयाब हूँ। क्या नहीं है मेरे पास? दूसरे लिखने वाले जिन चीजों के ख्वाब देखते हैं वो सब कुछ मैंने हासिल कर लिया है। मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं कभी आपको लिखते हुए देखूं। ज़ुबी ने कहा, देखूं तो सही कि लिखते हुए आपके तासरात क्या होते हैं। चलो, हो सकता है आज रात ही तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। मैं अपने नावल का आखिरी बाब लिख रहा हूँ, कल सुबह पब्लिशर को देना है। अचानक सुल्तान को ऐसा लगा जैसे इसके सीने में छुरियां चलने लगी हों। इसने दोनों हाथों से अपना सीना थाम लिया। ऐसी ही कैफियत ज़ुबी की भी होने लगी थी। इसको किए आने लगी, इसके मुंह से जाग निकलने लगी। दोनों तड़पकर सोफे से नीचे आ गए। इसी वक्त करार अपनी व्हील चेयर से खड़ा हो गया। इसके चेहरे के तासरात बहुत बेरहम थे। वो अपने पैरों पर चलता हुआ दूसरे कमरे में चला गया। सुल्तान और ज़ुबी नीचे गिरकर तड़प रहे थे। सुल्तान के मुंह से खून निकल रहा था। करार एक डायरी और कलम लेकर वापस आ गया। जलील इंसान, तूने क्या कर दिया? सुल्तान अटकते हुए बोला। मैंने तुम दोनों को जो जहर दिया वो ऐसा ही होता है। करार हंस रहा था। कुछ ही देर में तुम दोनों दुनिया के झंझट से आजाद हो जाओगे। और हाँ, इसने ज़ुबी की तरफ देखा। तुमको ये ख्वाहिश थी ना कि मुझे लिखते हुए देखो, तो इस आखिरी वक्त में तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हो रही है। इसने सामने कुर्सी पर बैठकर इन दोनों की तरफ देखकर लिखना शुरू कर दिया। वो इन दोनों की तरफ देखता जा रहा था और इसका कलम डायरी पर लफ्जों से खेल रहा था। इसे उम्मीद थी कि इसका ये नावल भी एक तहलका मचा देगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ वाइस को दें इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू कहानी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।